देववाणी संस्कृत ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम संस्कृत सुधा भाग 2 के प्रथम पाठ एषः, एषा और एतत् का पीछे के दिए गए अभ्यास कार्य तथा प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ का अनुवाद आपको समझाया था। आशा करती हूँ कि अनुवाद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम इस वीडियो में इस पाठ का अभ्यास कार्य तथा पीछे के दिए गए सभी प्रश्नोत्तरों के विषय में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभ्यास कार्य का प्रथम प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। यहाँ पे कल्पना शब्द का शब्द रूप दिया हुआ है। संस्कृत में दो प्रकार के रूप होते हैं। एक शब्द रूप होता है जिसमें संज्ञा या सर्वनाम के रूप होते हैं, और दूसरा धातु रूप होता है जिसमें क्रिया के रूप होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम में कारक के चिन्ह होते हैं। सबसे पहले आपको कारक के विषय में जानना चाहिए, क्योंकि शब्द रूप कारकों पर आधारित होते हैं। यहाँ पर जैसे कारक 8 प्रकार के, हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में इन्हीं कारकों को हम विभक्ति कहते हैं। लेकिन विभक्तियाँ यहाँ पे सिर्फ 7 होती हैं और 8वां संबोधन होता है, जैसा कि आप इस पुस्तक में भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कारक किसे कहते हैं। कारक वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध दिखाते हैं, और हिंदी में इनके चिन्ह होते हैं, लेकिन संस्कृत में इन्हें विभक्ति कहते हैं। हिंदी में कर्ता कारक, उसका चिन्ह होता है ने। कर्म कारक को, करण से, द्वारा। संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में। संबंध काके की रारेरी। अधिकरण में पर। संबोधन हे अरे भो। इन्हीं कारकों के पर आधारित हमारी 7 विभक्तियाँ होती हैं। प्रथमा विभक्ति, लेकिन हिंदी में कारकों को हम वचन के अनुसार नहीं प्रयोग करते हैं, वो हर वचन में एक ही चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लेकिन संस्कृत में कारक के चिन्ह जो होते हैं हर वचन में अलग अलग होते हैं। इसीलिए यहाँ पर आप शब्द रूप में देखेंगे कि विभक्तियाँ तो एक तरफ 7 लिखी होती हैं, लेकिन उसके सामने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखा रहता है। यानी कि हमारे एक वचन के चिन्ह अलग होते हैं, उनके आधार पर हमारा शब्द अलग बनता है। द्विवचन में अलग होते हैं और बहुवचन में अलग रूप होता है। जैसे प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक में कल्पना, कल्पने, कल्पनाः। कल्पना शब्द एक वचन का है, कल्पने द्विवचन का है, और कल्पना माने बहुत सी कल्पना। ठीक है। उसी प्रकार द्वितीय विभक्ति में कल्पनाम, कल्पने, कल्पनाः। तृतीया विभक्ति कल्पनया, कल्पनाभ्याम, कल्पनाभि। अब पेज पलटते हैं, दूसरी तरफ देखिए। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति जिसका चिन्ह है के लिए, कल्पनायै, कल्पनाभ्याम, कल्पनाभ्या। अपादान कारक पंचमी विभक्ति जिसका चिन्ह है से अलग होने के अर्थ में, कल्पनायाः, कल्पनाभ्याम, कल्पनाभ्या। फिर संबंध में देखिए काके की षष्ठी विभक्ति जिसका चिन्ह है काके की रारेरी, इसका एक वचन में रूप है कल्पनायाः, कल्पनयोः, कल्पनानाम। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति में पर, कल्पनायाम, कल्पनयोः, कल्पनासु। संबोधन में यहाँ पे भी संबोधन ही लिखा जाता है, ये विभक्ति नहीं होती है। हे कल्पने, हे कल्पने, हे कल्पना। तो इसको एक बार फिर से देखते हैं। कल्पना, कल्पने, कल्पनाः। कल्पनाम, कल्पने, कल्पनाः। कल्पनया, कल्पनाभ्याम, कल्पनाभि। कल्पनायै, कल्पनाभ्याम, कल्पनाभ्यः। कल्पनायाः, कल्पनाभ्याम, कल्पनाभ्यः। कल्पनायाः, कल्पनयोः, कल्पनानाम। कल्पनायाम, कल्पनयोः, कल्पनासु। हे कल्पने, हे कल्पने, हे कल्पना। ये स्त्रीलिंग आकारांत के रूप हैं। इसमें लता के भी ऐसे ही चलेंगे, महिला के भी ऐसे ही रूप चलेंगे। और देखिएगा दूसरे प्रश्न में जो दिया हुआ है वो सारे स्त्रीलिंग के आकारांत शब्द हैं, और इसी कल्पना के शब्द रूप के ऊपर ये सारे शब्द रूप भी आधारित हैं। तो चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे जितने भी आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं ये सब आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द हैं। तो जिस प्रकार कल्पना का रूप चलेगा वैसे ही ये सारे रूप भी चलेंगे। तो अगर आपको कल्पना का रूप अच्छे से याद है तो आप ये सारे रूप भी अच्छे से बिना याद करे आप लिख सकते हैं। देखिए कैसे। महिला शब्द का है, अब यहाँ पे देखिए पहले में रिक्त स्थान है, दूसरे में भी रिक्त स्थान है, तो हम क्या लिखेंगे, महिला, महिले, महिलाः।
ठीक है। फिर बालिका का भी उसी तरह से चलेगा, इसमें द्वितीय विभक्ति पूछी गई है, बालिकाम, बालिके, बालिकाः। आकाश कक्षा है, तृतीय विभक्ति लिखनी है, आकाश कक्षया, आकाश कक्षाभ्याम, आकाश कक्षाभिः। फिर चौथा शब्द है चावला, इसमें चतुर्थी विभक्ति लिखनी है, चावलायै, चावलाभ्याम, चावलाभ्यः। अध्यापिका पंचमी विभक्ति, अध्यापिकायाः, अध्यापिकाभ्याम, अध्यापिकाभ्यः। फिर नेक्स्ट है परिचारिका, षष्ठी विभक्ति लिखनी है, परिचारिकायाः, परिचारिकयोः, परिचारिकाणाम्। सप्तमी विभक्ति लिखनी है आकाश गंगा शब्द की, तो आकाश गंगा, आकाश गंगायाम, आकाश गंगयोः, आकाश गंगासु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, पाठानुसारम शुद्धम कथनम लिखत। पाठ के अनुसार शुद्ध कथन लिखिए। यहाँ पे पहले कॉलम में जितने भी प्रश्न दिए हुए वाक्य दिए हुए हैं, इसमें कुछ अशुद्धियाँ हैं जिसको हमें शुद्ध करके उसके सामने वो अशुद्धियाँ दूर करके सामने शुद्ध कथन लिखना है। पहला उन्होंने उदाहरण के रूप में दिया हुआ है, महात्मा गांधी भारतस्य राष्ट्रपति। तो महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपति नहीं थे, राष्ट्रपिता थे। तो हम यहाँ पे उसको बदल के क्या लिखेंगे, महात्मा गांधी भारत राष्ट्रस्य जनकः अस्ति। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा वाक्य है, सरोजनी नायडू मध्य प्रदेशस्य राज्यपालाः आसीत्। यहाँ पे सरोजनी नायडू जो थी वो मध्य प्रदेश की राज्यपाल नहीं थी, वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। तो हम इसको बदल के क्या लिख देंगे, सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेशस्य राज्यपालाः आसीत्। यहाँ पे आपको सामने उत्तर प्रदेशस्य लिखना है। अब इसी का खा देखिए, कल्पना चावला समुद्र यात्रायाम प्रथम महिला आसीत्। कल्पना चावला समुद्र यात्रा की प्रथम महिला नहीं थी, कहाँ की थी, अंतरिक्ष यात्रायाम। तो यहाँ पे समुद्र यात्रायाम की जगह हम क्या भर देंगे, अंतरिक्ष यात्रायाम। फिर गा देखिए, भारतस्य राष्ट्रीय फलम कमलम। भारत का राष्ट्रीय फल कमल है, ये गलत लिखा हुआ है, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। तो हम क्या लिखेंगे, भारतस्य राष्ट्रीय पुष्पम कमलम। ठीक है, ये हटाकर हम राष्ट्रीय पुष्पम लिख देंगे। फिर घा देखिएगा, एषः रेजिडेंसी स्थलम अस्ति। एषः नहीं लिखेंगे, एषः पुल्लिंग का शब्द है, और जबकि रेजिडेंसी स्थलम जो है वो नपुंसक लिंग का है। तो हम एषः की जगह एतत् कर देंगे, एतद् रेजिडेंसी स्थलम अस्ति। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न देखिए, इसमें लिखा हुआ है, उचित पदम उचित स्तंभे लिखत। यानी उचित शब्द को उचित स्तंभ में लिखिए। यहाँ पे दो स्तंभ बने हुए हैं, अकारांत पुल्लिंग का है और आकारांत स्त्रीलिंग का है। अकारांत मतलब होता है जिसके अंत में छोटा आ हो, और आकारांत होता है जिसके अंत में बड़ा आ हो। तो ज़्यादातर जितने स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं वो आकारांत होते हैं, पुल्लिंग के शब्द अकारांत होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पहले से शुरुआत करते हैं। कल्पना शब्द सबसे पहला दिया हुआ है, तो कल्पना शब्द स्त्रीलिंग का है, आकारांत है, अंत में आ है, बड़ा आ। तो यहाँ पे लिखेंगे आकारांत, दूसरे स्तंभ में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है विवेकानंदा। तो विवेकानंदा हम पुल्लिंग का शब्द है, तो विवेकानंदा आकारांत पुल्लिंग में लिखेंगे। नरेंद्र आकारांत पुल्लिंग शब्द है। मार्गदर्शका आकारांत पुल्लिंग शब्द है। उसी तरीके से महिला शब्द स्त्रीलिंग का है, बालिका शब्द पुल्लिंग का है, बालिका शब्द स्त्रीलिंग का है, अध्यापका शब्द पुल्लिंग का है, तो हम पुल्लिंग के उसमें स्तंभ में लिखेंगे, और अध्यापिका शब्द स्त्रीलिंग का है तो हम स्त्रीलिंग के स्तंभ में लिखेंगे। फिर जनका पुल्लिंग का शब्द है और अम्बा स्त्रीलिंग का शब्द है, और अंत में जो बाला दिया हुआ है ये भी स्त्रीलिंग का ही शब्द है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्धम विकल्पम रिक्त स्थाने लिखत। शुद्ध विकल्प को रिक्त स्थान में लिखिए। यानी कि आपके सामने जो वाक्य दिए गए हैं ये आपके टेक्स्ट बुक से ही दिए गए हैं, जो आपने अभी टेक्स्ट पढ़ा है उसी में से दिए गए हैं। यहाँ पे आपको विकल्प भी दिए गए हैं, दो विकल्प हैं जिसमें से एक सही है और एक गलत है। आपको सही विकल्प को रिक्त स्थान में भरना है। का में देखिए, अयम भारतस्य राष्ट्रपिता, यहाँ पे भारतयो नहीं होके भारतस्य होगा। खा देखिए, अस्माकं देशभक्तानाम आत्मत्यागम स्मारयति, यहाँ पे आत्मत्यागम होगा। गा में
एतद राष्ट्रीय पुष्पम कमलम, एषा ना हो के एतद होगा, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि एषा पुल्लिंग का शब्द है और एतद नपुंसकलिंग का शब्द है, तो नपुंसकलिंग राष्ट्रीय पुष्पम कमलम में नपुंसकलिंग का शब्द भरा जाएगा। फिर घा देखिए, दौर्भाग्येन अंतिम यात्रायाम साम्रता, अंतिम यात्रायाह नहीं होगा, यहाँ विभक्ति लगेगी, अंतिम यात्रायाम भरा जाएगा। अंगा देखिए, भारतस्य गौरवम प्रतिष्ठापितम, भारत का गौरव प्रतिष्ठापित किया, तो गौरवम होगा, गौरवा नहीं होगा। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 6 में, अधोलिखिता नाम परस्परम मेलनम कुरुत, नीचे दिए गए निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए। यहाँ पे एक तरफ विभक्तियाँ लिखी हुई हैं और यहाँ पर उसके ही इधर पहले कॉलम में, पहले स्तंभ में आपके शब्द दिए गए हैं, उन्हीं शब्दों की विभक्तियाँ उसके सामने हैं। आपको उस शब्द की सही विभक्ति में आपको क्रॉस लगाना है। आकाश कक्षायाम उन्होंने ऑलरेडी दे रखा उदाहरण के लिए कि ये सप्तमी विभक्ति का है। फिर बालिका शब्द जो है वो प्रथमा विभक्ति का है। गंगाम जो है वो द्वितीय विभक्ति का है। छात्राणाम षष्ठी विभक्ति है। हे कल्पने, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो संबोधन है। महिला शब्द भी प्रथमा विभक्ति का ही है। शिक्षिकाया पंचमी विभक्ति का है और लतिकाया तृतीया विभक्ति का है। यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति भी दी हुई है, लेकिन चतुर्थी विभक्ति का कोई शब्द ना होकर यहाँ पे प्रथमा विभक्ति के 2 शब्द हैं, बालिका और महिला। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में, उचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत, सही पद को उचित पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। यहाँ पर भी सारी विभक्तियों के, महिला शब्द के सारी विभक्तियों के शब्द दिए हुए हैं, हमें इन्हीं शब्दों को ही इन रिक्त स्थानों में भरना है। हर वाक्य में एक रिक्त स्थान है जिसमें हमें सही विभक्ति वाला महिला शब्द भरना है। का देखिए, एषा महिला पठति, ये सारी प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये पूरे उसी लाइन से दिया हुआ है जिस लाइन से आपने पढ़ा है। एषा महिला पठति, खा है कल्पना महिलाम प्रति वदति, एषा महिला पठति माने ये महिला पढ़ती है, कल्पना महिलाम प्रति वदति, कल्पना महिला को उत्तर देती है। गा है बालिका महिलया सा गच्छति, बालिका महिला के साथ जाती है। घा है अध्यापिका महिलायै पुस्तकम ददाति, अध्यापिका महिला के लिए पुस्तक देती है। अंगा है सा महिलायाः संस्कृतम पठति, वो महिला से संस्कृत पढ़ती है। चा है महिलानां वस्त्राणि सन्ति, महिलाओं के वस्त्र हैं। छा है महिलायां विश्वासा अस्ति, महिलाओं पर विश्वास है। और जा है हे महिले गच्छ समाचार पत्रम आनय, हे महिला जाओ समाचार पत्र लाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि पूरे सारे कारकों के चिन्ह, हर वाक्य में आपको हर एक एक कारक का चिन्ह दिखाई दे रहा है। पहले में महिला है, दूसरे में महिला को, तीसरे में महिला के साथ, चौथे में महिला के लिए, पांचवें में महिला से, छठे में महिलाओं के, सातवें में महिलाओं पर और आठवें में हे महिला। सारे कारक चिन्ह इन सारे 7 वाक्यों में आ गए हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि इस पाठ का आखिरी प्रश्न है। अधोलिखितानां पदानां मूल धातु पुरुष वचन च लिखत, नीचे पदों की मूल धातु पुरुष और वचन लिखिए। यानी आपको मूल धातु उसकी लिखनी है और पुरुष लिखना है और साथ में वचन भी लिखना है। पहला है इसमें का है करोति, करोति है क्री धातु प्रथम पुरुष एक वचन। खा है आसीत, अस धातु प्रथम पुरुष एक वचन। गा है भवति, भू धातु प्रथम पुरुष एक वचन। गा है क्रीडति, क्रीड धातु प्रथम पुरुष एक वचन। और अंगा है अकरोत, क्री धातु प्रथम पुरुष एक वचन। तो ये सारी एक्सरसाइजेज आपकी, सारा अभ्यास कार्य आपका यहाँ पे समाप्त होता है। सारा हमें आशा करती हूँ कि आपको सारे एक्सरसाइजेज, सारे अभ्यास समझ में आ गए होंगे। और यदि आपको समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। धन्यवाद।